हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम इग्नू असाइनमेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं फॉर जुलाई 24 एंड जनवरी 25 इनटेक सेशन स्टूडेंट, जिसमें कि हम सब्जेक्ट MPA 003 इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। असाइनमेंट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। दिस इज आवर 7th क्वेश्चन ऑफ आवर असाइनमेंट, जहाँ पे हमें बात करनी है नेचर ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया। तो रीजनलिज्म का जो नेचर है इंडिया के अंदर वो कैसा है, वो हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। नाउ रीजनलिज्म का मतलब क्या होता है? लोगों का जो स्ट्रॉन्ग इमोशनल और पॉलिटिकल अटैचमेंट होती है उनके रीजन से, राइट, उनके एरिया से जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, उनकी देन रीजन के अंदर लैंग्वेज भी आ जाएगी, कल्चर भी आ जाएगी, या फिर स्टेट, राइट। नाउ इट अकर्स जब व्हेन पीपल अपनी जो रीजनल आइडेंटिटी है उसको ज़्यादा टॉप पे रखते हैं रैदर देन देयर नेशनल आइडेंटिटी। वो अपने आप को इंडियन बाद में सोचते हैं एंड दे belong to their region first, their state first, their culture first, right? तो रीजनलिज्म पॉजिटिव भी हो सकता है बिकॉज एक लोकल कल्चर और डेवलपमेंट की बात करता है, बट वहीं पे अगर नेगेटिव इफेक्ट्स देखोगे तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकते हैं डिफरेंट रीजन के लोगों के बीच में। सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलती है और डिस्क्रिमिनेशन लोगों के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन वाली भावना है वो आ जाती है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रीजन्स। नाउ टाइप्स ऑफ रीजनलिज्म क्या क्या है? फर्स्ट आएगा लिंग्विस्टिक, मतलब कि जो लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर होता है। तो लैंग्वेज अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रीजनल आइडेंटिटी में। जो लोग डिमांड करते हैं एक सेपरेट स्टेट बेस्ड ऑन देयर लैंग्वेज, ताकि वो अपने कल्चरल हेरिटेज को थ्रू लैंग्वेज प्रिजर्व कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश इन 1953 वो इसलिए निकली थी अलग से स्टेट आंध्र प्रदेश बिकॉज जो तेलुगु स्पीकिंग जो पीपल थे वो चाह रहे थे कि हमारी एक अलग से सेपरेट स्टेट बने, जिसकी वजह से एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट निकला 1956 का, जिसने कि स्टेट को फिर से रीऑर्गेनाइज किया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, राइट। तो फिर आंध्र प्रदेश निकली थी स्पेशली फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल। तो आप यहाँ पे देख रहे हो लिंग्विस्टिक रीजनलिज्म एक बहुत बड़ी चीज़ है। सेकेंड आएगा पॉलिटिकल रीजनलिज्म, जहाँ पे पॉलिटिकल रीजनलिज्म जब स्टार्ट होता है जब रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज अपने लोकल इश्यूज को ज़्यादा महत्व देती है ओवर नेशनल इश्यूज, राइट। जहाँ पे ग्रेटर ऑटोनॉमी वो चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारा जो रीजन है आप उसको बिल्कुल सेपरेट कर दो, अलग कर दो फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का वो कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं। वो चाहते कि जो उनकी रीजन की प्रॉब्लम्स है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड मोर सुपीरियर रैदर देन द नेशन इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल जब हम द्रविड़ा मुन्नेत्र काजगम इन तमिलनाडु की बात करें या फिर शिवसेना की बात करें महाराष्ट्र के अंदर, तो वो स्टेट स्पेसिफिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हैं और एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हमें नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर देखने को मिलती है उनकी, रैदर देन लाइक वो स्टेट पॉलिटिक्स अपनी जो स्टेट जो इश्यूज हैं वहाँ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, राइट। ना थर्ड इज इकोनॉमिक रीजनलिज्म, जो कि इकोनॉमिक डिफरेंसेस जो हैं बिटवीन डिफरेंट रीजन्स उसकी वजह से रीजनल मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। अंडर डेवलप्ड एरियाज डिमांड करते हैं कि उनको ज़्यादा रिसोर्सेज मिले, ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो, गवर्नमेंट उनको ज़्यादा अटेंशन दे। फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं कि एक सेपरेट विदर्भा स्टेट की डिमांड हो रही है महाराष्ट्र के अंदर, जो कि रीजन की इकोनॉमिक बैकवर्डनेस से निकली है एज कंपेयर टू वेस्टर्न एज कंपेयर टू वेस्टर्न महाराष्ट्र, राइट। तो इस तरीके से इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज भी डिफरेंट रीजन्स के अंदर रीजनल मूवमेंट्स को फ्यूल करती है। रीजनल मूवमेंट्स की जो स्टार्टिंग है वो हमें इकोनॉमिक रीजनलिज्म के द्वारा भी देखने को मिलती है। नाउ कम्स कल्चरल एंड एथनिक रीजनलिज्म, जहाँ पे जो कल्चरल और एथनिक ग्रुप्स हैं वो चाह रहे हैं कि एक उनको स्पेसिफिक रिकॉग्निशन मिले उनके खुद के ट्रेडिशन, गवर्नेंस और आइडेंटिटी के लिए। तो कुछ ग्रुप्स डिमांड करते हैं कि उनको ऑटोनॉमी दे दो, उनके लिए एक सेपरेट स्टेट बना दो, ताकि जो उनका यूनिक हेरिटेज है, यूनिक आइडेंटिटी है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल बोडोलैंड मूवमेंट इन असम, जो कि लेड किया गया था बोडो एथनिक ग्रुप के द्वारा, जहाँ पे वो चाह रहे थे कि एक सेपरेट स्टेट बनाई जाए ताकि उनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व किया जाए।
फिफ्थ आएगा हमारा रीजनलिज्म एंड सेक्सेशनिज्म, जो कि एक्सट्रीम रीजनलिज्म की वजह से सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे जो ग्रुप्स हैं वो डिमांड करते हैं इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया। फॉर एग्जांपल अगर हम खालिस्तान मूवमेंट की बात करें पंजाब के अंदर इन 1980s, तो वो डिमांड कर रहे थे कि एक सेपरेट सिक्स स्टेट बननी चाहिए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमें वायलेंस भी देखने को मिला था। सिमिलरली जो भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट होती है जम्मू कश्मीर के अंदर भी, उसने भी जो इंडिया की यूनिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी बारी चैलेंज किया है ना। अब कॉजेस क्या है, ये जो इतनी ज़्यादा रीजनलिज्म हो रही है, ये रीजन्स के बेसिस के ऊपर जो फाइट हो रही है कल्चर के लिए, अलग आइडेंटिटी के लिए, इसके लिए रीजंस क्या है? तो फर्स्ट आएगा हमारा हिस्टोरिकल फैक्टर्स। तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे कुछ रीजन्स को बेटर इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट मिली थी, जिसकी वजह से एक रीजनल इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई इंडिया के अंदर बिटवीन डिफरेंट रीजन्स, जो आज भी कंटिन्यूड है। सेकेंड इज इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। तो स्टेट लाइक महाराष्ट्र एंड कर्नाटका वो इकोनॉमिकली ज़्यादा डेवलप्ड है, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, पीपल हैव मनी, मोर मनी ओवर देयर। वहीं पे अगर हम बिहार और उड़ीसा जैसे स्टेट्स की बात करते हैं तो वो आज भी अंडर डेवलप्ड है, जिसकी वजह से एक रिजेंटमेंट लोगों के अंदर आ गई है। सो दैट्स वाई दे डिमांड कि उनको एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज मिलना चाहिए, ताकि वो भी इन डेवलप्ड स्टेट्स की तरह अपनी रीजन के अंदर, अपनी स्टेट के अंदर भी डेवलपमेंट लेके आ सके। थर्ड इज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो पॉलिटिकल पार्टीज भी कई बार रीजनल सेंटिमेंट को यूज करती है ताकि उनको वोट मिल सके। तो इस ये जो पॉलिटिकल पार्टीज लोगों की सेंटिमेंट और इमोशंस के साथ खेलते हैं, कई बार डिविजन्स लेके आ जाते हैं लोगों के मनों में, और टेंशन्स क्रिएट हो जाती है बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज, बिटवीन डिफरेंट रीजनल ग्रुप्स। फोर्थ आएगा कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। तो इंडिया का जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो नेचुरली लीड करता है रीजनल प्राइड को, जो कि एक पॉजिटिव बात है, लेकिन जो एक्सेसिव रीजनल आइडेंटिटी है उसकी वजह से जो नेशनल यूनिटी है एज अ नेशन इंडिया की, वो कहीं ना कहीं वीक पड़ जाती है। फिफ्थ इज अनइक्वल डेवलपमेंट पॉलिसीज। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट फोकस करती है सर्टेन स्टेट के ऊपर, ताकि सर्टेन स्टेट के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ आए, उसकी वजह से जो दूसरी स्टेट्स है वो कई बारी पीछे छूट जाती है, जिसकी वजह से उन स्टेट्स के अंदर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जो पीछे छूट जाते हैं, जहाँ पे देन दे again they are fueled, they are angered, and they again demand for more attention and autonomy। तो अनइक्वल डेवलपमेंट पॉलिसीज की वजह से भी लोगों के अंदर एक जो गुस्सा है, जो आग है, वो हमें देखने को मिलती है इन रीजनलिज्म, रीजनल मूवमेंट के द्वारा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, लोग अपना कल्चर और आइडेंटिटी प्रमोट करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। डेमोक्रेसी से स्ट्रेंथन भी होते हैं, जहाँ पे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, राइट, डेमोक्रेसी के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, जहाँ पे वो लोकल इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट को इनकरेज किया जा रहा है थ्रू रीजनलिज्म। बट अगर वहीं पे अगर नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो इससे नेशनल यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, स्टेट डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ओवर रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड लैंड। यहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है एक्सट्रीम केसेस के अंदर। नाउ सम ऑफ द एग्जांपल्स आई मेंशन्ड इन इंडिया, जो कि रीजनलिज्म के बहुत बड़े एग्जांपल्स है। फर्स्ट इज लाइक फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना इन 2014। तो ये तेलंगाना स्टेट क्रिएट हुई थी बिकॉज एक सेपरेट स्टेट की डिमांड आ रही थी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक निग्लेक्ट इन तेलंगाना रीजन। तो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक थी ये स्टेट, सो दे वांटेड कि इकोनॉमिकली स्पेशली उनके ऊपर फोकस किया जाए, तो अलग से एक इस रीजन को स्टेट में क्रिएट कर दिया गया था। सेकेंड इज कावेरी वाटर डिस्प्यूट। तो एक ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से रहा है कर्नाटका और तमिलनाडु में ओवर शेयरिंग द कावेरी रिवर वाटर। थर्ड आएगा हमारा गोरखलैंड मूवमेंट, जो कि डिमांड करता है एक सेपरेट गोरखलैंड स्टेट की वेस्ट बंगाल के अंदर बाय द नेपाली स्पीकिंग गोरखा कम्युनिटी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए रीजनलिज्म के विद इन इंडिया। एट द एंड हम अपना आंसर को कंक्लूड करेंगे ये कहते हुए कि रीजनलिज्म इंडिया के अंदर अराइज हुआ है कल्चरल डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के द्वारा। वाइल ये हेल्प कर रहा है रीजनल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने में और लोकल इश्यूज को एड्रेस करने में, बट जो एक्सेसिव रीजनलिज्म है उसकी वजह से जो नेशनल यूनिटी है वो कहीं ना कहीं वीक पड़ती हुई, थ्रेटन होते हुए हमें देखने को मिलती है। तो ये जो गवर्नमेंट को एक बैलेंस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रीजनल एस्पिरेशन के साथ, जो कि नेशनल इंटीग्रेशन के साथ प्रमोट किया जा सकता है थ्रू इक्विटेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव पॉलिसीज एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग रीजन
ताकि हार्मनी और प्रोग्रेस नेशन के अंदर बनी रहे, राइट। तो ये हमारा आंसर था जहाँ पे हमने रीजनलिज्म के ऊपर बात की और कैसे रीजनलिज्म इंडिया के अंदर देखा जाता है, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन 7 का आंसर था। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है, हेल्प हो रही है असाइनमेंट मेकिंग में, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 8। टिल देन कीप ऑन राइटिंग योर असाइनमेंट्स, कीप डूइंग वेल, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।